नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि यह साइंस की श्रृंखला का अध्याय 7 है, 7वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पौधों को जानिए, इस विषय के ऊपर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमेशा की तरह कि यह वीडियो को पूरा देख लेने के बाद कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके आप मास्टर हो जाएंगे। शाख, झाड़ी और वृक्ष, इंट्रोडक्शन बेसिक आप समझ जाएंगे। तना क्या होता है, पत्ती क्या होती है, जड़, पुष्प, इन सभी चीज़ों को आप जो है भली भांति समझ जाएंगे। ठीक है। आप जानते हैं कि यह जो वीडियो श्रृंखला है इसमें भी शुरुआत में हम कक्षा 6 से शुरुआत कर रहे हैं, है ना। तो इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर जो है वो आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ मैंने कोशिश करी है आगे की चीज़ें जो हम पढ़ेंगे उससे इसको लिंक करने की। तो ये वीडियो जो है इस दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें देखनी है वो है शाख, झाड़ी और वृक्ष। सबसे पहले बात करते हैं हर्ब की। हर्ब यानी क्या होता है? शाख, है ना, अंग्रेजी शब्द है शाख का, हर्ब। समझते हैं कि क्या कुछ खास है इसमें जानने लायक, शाख क्या होता है। तो सुनिएगा ध्यान से। हरे और कोमल तने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें हम शाख कहते हैं। ठीक है, या वो शाख कहलाते हैं। क्या कहा मैंने? ध्यान दीजिए, हरे और कोमल तने वाले। कौन से आपको ऐसे याद आते हैं जब मैं ये कहता हूँ? पालक आपको याद आता होगा, है ना। देखिए यहाँ पे मैंने उदाहरण भी दिया है, टमाटर और गेंदा। ये भी जो है ना ये शाक कहलाते हैं। शाक के बाद में समझिए कि झाड़ी किसे कहते हैं, यानी श्रब किसे कहा जाता है। तो जिन पौधों में क्या होता है कि शाखाएं जो है ना वो तने के आधार के समीप से निकलती है। तने का जो आधार होता है ना, एकदम जो उसके बेस के लिए काम करता है, बिल्कुल उसके पास से निकलती है। और तना कैसा होता है उनका? बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, लेकिन अधिक मोटा नहीं होता। उन्हें क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पे किसका? गुलाब का। आपने गुलाब का पौधा देखा होगा, गुलाब का पेड़ देखा होगा, है ना। ठीक है। अब समझते हैं वृक्ष क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आप शाख क्या होते हैं और झाड़ी क्या होती है दोनों में फ़र्क कर पा रहे हैं, क्योंकि फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पहुंचने के पहले की, जस्ट पहले की स्टेज होती है कन्फ्यूजन की। तो अगर आप किसी चीज़ में कन्फ्यूज़ है ना, तो आप समझ सकते हैं कि आप परिणाम के बहुत पास हैं। बस थोड़ी सी मेहनत और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि कन्फ्यूजन स्टेट में रहें तो उदास ना हो, हताश ना हो, क्योंकि वो आपके कंक्लूजन के बहुत पास की स्टेज है। तो अब शाख क्या बताया था मैंने? हरे हैं और कोमल तने वाले हैं। लेकिन झाड़ी में क्या होता है? तना थोड़ा कठोर होता है, ज़्यादा मोटा तो नहीं होता, और उसकी जो शाखाएं हैं वो तने के आधार के बिल्कुल समीप से निकलती हैं। अब वृक्ष की बात करते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं ना बहुत ऊंचे होते हैं, और इनके तने कैसे होते हैं? बिल्कुल सुदृढ़ और गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें ही तो हम वृक्ष कहते हैं। नीम का वृक्ष, आम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, है ना, सुना होगा आपने। अब देखिए, शाख का भी उदाहरण दिया है, झाड़ी का भी और वृक्ष का भी। देख सकते हैं ना आप चित्र में। ठीक है। अब विसर्पी लता क्या होती है इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। कमज़ोर तने वाले पौधे, ऐसे पौधे जिनका तना कैसा है? कमज़ोर है। नीम का जो पेड़ है, क्या उसका तना कमज़ोर होता है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, है ना। तो देखो, जो कमज़ोर तने वाले पौधे होते हैं ना, जो सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये भूमि पर ही फैल जाते हैं, है ना। कह लीजिए कि बिल्कुल बेल जैसे फैलते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। ठीक है। जबकि कुछ पौधे जो होते हैं ना वो सहायता से ऊपर चढ़े जाते हैं। ऐसे पौधे जो हैं वो आरोही कहलाते हैं। जैसे मनी प्लांट, है ना, चित्र में आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये झाड़ शाख तथा पेड़ों से अलग कहलाते हैं। तो विसर्पी लता क्या है और आरोही लता क्या है, आप समझ गए ना। विसर्पी का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा पतली पतली बेल के सहारे आगे बढ़ते हैं, खड़े हो नहीं सकते, और पेड़ पर भी ये चढ़ नहीं सकते किसी सहारे से, क्योंकि इनमें फल भी उगते हैं। तो ऐसे जो हैं ये विसर्पी लता कहलाते हैं, और जो मनी प्लांट जैसे पौधे हैं वो कहलाते हैं आरोही लता। ठीक है। अब बात करते हैं तने की। देखिए क्या है ना, चाहे आप विज्ञान ले लीजिए, चाहे आप सामाजिक विज्ञान ले लीजिए, गणित ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, कोई भी विषय ले लीजिए या भाषा ले लीजिए, हमारा मानव स्वभाव है किस चीज़ का? चीज़ों को अलग करने का, सेपरेट करने का, और उसको पढ़ने का, अध्ययन करने का। हम कठिन से सरल की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं चीज़ों को समझते हुए, ताकि कठिन से कठिन विषय को समझ पाएँ। इसलिए हम ये रास्ता अपनाते हैं, पहले कठिन से सरल को समझना, ताकि सरल से कठिन तक का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो जो वर्गीकरण है ना, ये हमने मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत पहले से सीख लिया था। जब हम विकास के क्रम में आगे बढ़ रहे थे तभी से हमने वर्गीकरण सीख लिया।
तो ये जो विसर्पी लता है, आरोही लता है, ये क्या है? ये तो वर्गीकरण ही तो है, ताकि हम अंतर कर पाएँ, अंतर समझ पाएँ, है ना? सब चीज़ों को हम एक साथ लेकर के नहीं देख सकते, है ना? ठीक है। अब तने के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ना? बहुत काम की है। तना जो है वो पादप का वायवीय भाग होता है, यह बीज के प्रांकुर से विकसित होता है। ठीक है, आप जानते हैं ना पादप का मतलब क्या होता है, तो तने को भी जानते हैं आप। नीम के पेड़ में तना कौन सा हिस्सा है? क्या उसकी पत्ती है? नहीं। उसकी जड़ें हैं क्या? नहीं है। कौन सा है? आप भली भांति जानते हैं। तो वो किससे विकसित होता है? बीज के पांकुर से विकसित होता है। तना जो है दोस्तों, दरअसल वो पौधे का ना वो वाला भाग होता है जो कि आप कह लीजिए कि जो ज़मीन है जिस पर हमने बीज बोया था, अब वृक्ष दिख रहा है, भूमि और जल, इसके विपरीत और प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, जिस दिशा से प्रकाश आता है। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि अब नीम का जो पेड़ है, आप इसी को देख लीजिए ना, हमें ज़मीन के ऊपर दिखते हैं ना पेड़, तो वो प्रकाश के ऊपर वृद्धि करता है। कौन? तना, वो भाग है। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, अध्ययन से ना हमारे पास में शब्दकोश आ जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि पहले से ही सारा ज्ञान हमारे अंदर है, ये हम ही हैं जो उसे पढ़ते हैं और फिर उसे रिवाइज करते हैं। समझ में आया? तो पहले से हमारे अंदर इतनी समझ तो है। अब जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि तना जो है वो वह भाग है पौधे का जो भूमि और जल के विपरीत प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, तो ये कोई नई बात नहीं है जो आपको पता चल रही है। आप इस चीज़ को झट से समझ गए ना। समझते हम उसी चीज़ को हैं जो हमें पहले से बात खबर नहीं होती है। ठीक है ना? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ज्ञान के उदाहरण अनेक हो सकते हैं। हो सकता है ब्रह्मांड में ऐसे कई प्रजातियाँ हैं, पौधे हैं जिनको आप नहीं जानते, है ना? तो वो ज्ञान की कमी है, समझ की कमी नहीं है। और विवेकानंद का विचार समझ पर आधारित है, ज्ञान पर आधारित नहीं है। ठीक है ना? अब समझिए, आगे बढ़ते हैं। तना पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है, बिल्कुल दृढ़ता प्रदान करता है। आप देखते हैं ना, पौधे का सबसे मजबूत भाग जो है वो उसका तना ही दिखाई देता है ना? और तने में उपस्थित जो जाइलम है वो दृढ़ोत्तक के कारण होता है। ये जो है, अब हम टिश्यू पे आ गए हैं। टिश्यू का मतलब समझते हैं? ऊतक, है ना? ऊतक के बारे में हम कक्षा 9 पर जब वीडियो बनाएंगे, अभी आगे आने इसी सीरीज़ में अभी वीडियो आएंगे कुछ ही दिनों में, तो उसमें हम इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। ये जानकारी मैंने यहाँ पे क्यों डाल दी है? ताकि अभी से आपका इन शब्दों से थोड़ा बहुत परिचय हो जाए। जब मैं उस वीडियो में आपसे बोलूँ जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे पहली बार सुन रहे हैं शब्द, है ना? तो परिचित लगना चाहिए, जाइलम, फ्लोएम। अब देखिए, मैं आपको इसको थोड़ा सरलता से बताता हूँ यहाँ पे। जैसे मिट्टी के अंदर जो तत्व हैं उनको पौधों तक पहुंचाने का काम कोई ना कोई करता होगा, और पौधों की पत्तियां जो खाना बनाती है उनको मिट्टी तक मतलब पौधे के हर भाग तक पहुंचाने का काम कोई ना कोई करता होगा। तो ये जाइलम और फ्लोएम के सुपुर्द छोड़ दिया गया काम है। ठीक है, तो अब समझिएगा, यह शाखाओं और पुष्पों और पत्तियों को जन्म देता है। कौन? तने की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा बार बार। भूमिगत तना पौधे के तने का वह भाग होता है जो भूमि के अंदर पाया जाता है, जैसे अदरक है, आलू है, लहसुन है, प्याज है, हल्दी है, अरबी है, कचालू है। कविता याद आती है? आलू कचालू कहाँ गए थे? ठीक है, तो आपको समझ में आया, ये सब तने के वो भाग हैं जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना? कौन कौन से? अदरक, आलू, लहसुन, प्याज, हल्दी, अरबी और कचालू आदि। एक और बात दी गई है कि तने पर पुष्पी कलिकाएं बनती हैं जिनसे पुष्प बनते हैं। ठीक है ना? ऐसी कलिकाएं बनती हैं, कलियां बनती हैं जिनसे क्या बनते हैं? पुष्प यानी फूल बनते हैं। तना ना प्रकाश की ओर यानी धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, ये शब्द याद रख लीजिए। क्या होता है ना, ये शब्द ही है जो आपको विषय की जानकारी देते हैं और ये भी बताते हैं कि आप भी इस विषय की जानकारी रखते हैं, है ना? अब आप विज्ञान लिख रहे हैं और उसमें आप अगर वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे, ऐसे शब्द जो कि विज्ञान को परिभाषित करते हैं, तो फिर क्या मतलब हमारी पढ़ाई का, है ना? विज्ञान में भी अलग अलग विषय हैं, आप जानते हैं। रासायनिक शब्द अलग हैं, भौतिक शब्द अलग है, जीव विज्ञान वाले शब्द अलग हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। धनात्मक प्रकाशानुवर्ती का मतलब होता है प्रकाश की ओर। ठीक है, और गुरुत्व के विपरीत यानी ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती वृद्धि करता है। ठीक है, तने में जल जो है वो ऊपर चढ़ता है और तने के खुले सिर का विवर्धित यह रूप आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चित्र ए और बी। अब हमने जब ये जान लिया कि तना क्या था, तो अब हम ये देखते हैं कि तने के कार्य क्या होते हैं।
ठीक है ना। मैं हाईलाइट करते हुए आपको समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, नोटबुक आप अपने पास ज़रूर रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप नोटबुक रखेंगे ना तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं जब आप रिवाइज़ करते हैं, और रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। तने के कार्य। तना ना जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों का क्या करता है, संवहन करता है। भाई जो कुछ भी जाना है, चाहे वो पत्तियों के द्वारा बनाया गया भोजन हो या फिर मिट्टी से लिए गए तत्व हो, सब तने से होकर ही तो गुजरते हैं। तो जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों का ये क्या करता है, संवहन करता है। यह पत्तियों, फलों, फूलों को क्या करता है, धारण करता है और उन्हें सहारा देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। पत्तियों में निर्मित भोजन ना तने के द्वारा जड़ों, फलों तथा भंडारणों के अंगों तक पहुंचाया जाता है। सोचिए कितनी ये अनोखी बात है। क्या लिखा है कि पत्तियों में निर्मित भोजन तने के द्वारा ही कहाँ पहुंचाया जाता है, जड़ों में, फलों में, भंडारण के अंगों तक पहुंचाया जाता है। दरअसल मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताने की कोशिश की थी कि जो फल होते हैं ना, वो पत्तियों के द्वारा बनाया गया एक्सेस फूड है जिन्हें जमा कर लिया जाता है, जिसे स्टार्च कहा जाता है। ठीक है, फिर है कि पत्तियों में निर्मित भोजन, ये हो गया, ये लाइन इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया था, कर देता हूँ। फिर इसके बाद अगली लाइन है, तना पौधों के भंडार कक्षों में से एक है जहाँ तैयार भोजन को स्टार्च के रूप में संसाधित किया जाता है। देखिए आ गई ना वही लाइन। फिर आगे लिखा है, एक तना विभिन्न प्रकार के कार्य करता है जो प्रकाश संश्लेषण सहित विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें पढ़ना होता है, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, फिर कोशिकाओं से मिलकर बने ऊतकों के बारे में पढ़ना होता है, किस तरह से पौधे को, वृक्ष को स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है ना, कौन कौन से टिश्यू यानी कौन कौन से ऊतक होते हैं अलग अलग प्रकार के, जो जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं उनके लिए ऊतकों का स्ट्रक्चर कैसा है, अलग अलग कोशिकाएं हैं। जो जीव एक ही स्थान पर बढ़ते हैं जैसे पेड़ पौधे, उनके लिए ऊतकों का स्ट्रक्चर कैसा है, ये तमाम चीज़ें हम सीखेंगे, है ना। तो आप निश्चिंत रहिएगा। अब जब हमने तने के बारे में पढ़ लिया है तो अब हम जानते हैं पत्ती के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें क्या बताया है पत्ती के बारे में, पत्तियां जो है प्रायः कौन से रंग की होती है, हरे रंग की होती है। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति होती है। क्लोरोप्लास्ट वही है जो क्लोरोफिल की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार कारक है। पत्तियों में ना छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, आपको याद होगा, है ना, जिसकी सहायता से क्या होता है, गैसीय विनिमय का कार्य होता है। भाई आपने सुना होगा कि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और बदले में हमसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले लेते हैं। तो वो ऐसे ही ली जाती है पत्तियों में, जो स्टोमेटा होते हैं उन्हीं के द्वारा। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वो तने से जुड़ी होती है ना, उसे कहते हैं पर्णवृंत। ठीक है, अब आपको यह बात याद रखनी होगी। देखिए आप चित्र में स्क्रीन पे देख सकते हैं पर्णवृंत कहाँ दिया है। पत्ती का वह भाग जिससे वह तने से जुड़ी है पर्णवृंत कहलाता है। याद रखेंगे ना आप। पटल क्या है, ये देखो चित्र में ये भी दिखाया है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। जो चपटा हरा भाग होता है पत्ती का, जिसे आप पत्ती कहते हैं, वो फलक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ जानकारी दी है, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्या जानकारी दी है यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ कि इसको रेड लाल रंग से हाईलाइट करते हैं। पत्ती की रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। ठीक है, जो पत्ती में रेखाएं होती हैं ना, वो कहलाती हैं उसकी शिराएं। इसके बाद है पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा होती है, इसे मध्य शिरा कहते हैं। जब मैं ऐसा कहता हूँ ना कि पत्ती के बीच में एक मोटी शिरा होती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कल्पना शक्ति से तुरंत याद कर लें और महसूस करें कि हाँ अच्छा, पत्ती की वो मोटी वाली शिरा, उसकी बात हो रही है ना। क्या कहते हैं उसे, मध्य शिरा कहते हैं। नाम याद जरूर रखिएगा। पत्तियों पर शिराओं के द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं के द्वारा जो डिज़ाइन बनता है उसे क्या कहते हैं, शिरा विन्यास। अब समझिएगा, यदि ये डिज़ाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है ना, तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। यानी नॉर्मल हम जितनी भी पत्तियाँ देखते हैं, लगभग हर पत्ती में आपको ये देखने को मिलेगा। यदि घास की पत्तियों में ये शिराएं एक दूसरे के समानांतर हैं, तो ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। अब अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि बताइए शिरा विन्यास किसे कहते हैं, कौन सा वाला, जालिका रूपी वाला, तो आप बता देंगे ना। और मैं आपसे पूछूं समांतर शिरा विन्यास क्या है, तो आप ये भी बता देंगे। पत्तियों के वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी पत्तियों में होती है। वाष्पोत्सर्जन, समझ रहे हैं ना इसका मतलब क्या होता है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बताया है समांतर वाला कैसा दिखता है और जालिका रूपी कैसा दिखता है। जैसे हमने तने को जानने के बाद तने के कार्य देखे थे, अब पत्ती को जान लिया है तो उसके कार्य समझते हैं। सबसे पहले बताया है पत्तियों का मुख्य कार्य ना प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? वह विधि है जिसके द्वारा पत्ती वृक्ष के लिए भोजन तैयार करती है। पत्तियां क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, जिससे पौधों के लिए भोजन का यानी ग्लूकोज का यानी स्टार्च का निर्माण होता है। पत्तियां कलिकाओं को सुरक्षा भी प्रदान करती हैं, है ना। और पत्तियां प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के लिए अलग अलग गैसों का आदान प्रदान करती हैं। पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती हैं और ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ती हैं। सरल भाषा में लिखा है एकदम। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में क्या लिखा है। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरे पौधों और कुछ जीवाणुओं जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा गया है, इनमें घटित होने वाली वह क्रिया है जिसमें पौधों के हर भाग सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और फिर वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ग्रहण करते हैं और भूमि से अवशोषित जल H2O के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया का सबसे प्रमुख घटक कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है, जो हर प्रकार के पौधों में पाई जाती है। इनका मुख्य कार्य क्या है? सूर्य की रोशनी को सोखना। किसका? क्लोरोफिल का। यह हरे रंग की होती है और सूर्य की किरणों के लाल और नीले रंगों को ये सोख लेते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले बताया है क्या? ग्लूकोज आप देख सकते हैं बन के तैयार हुआ पौधों में संग्रहित और भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में हवा में छोड़ दी जाती है जिसे हम ग्रहण करते हैं। और हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे ये ग्रहण कर लेते हैं क्लोरोफिल के द्वारा। और प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करके यहाँ से पानी आप देख सकते हैं, पौधा बड़ा होता है ना। ठीक है, ये इसका रासायनिक समीकरण है इस अभिक्रिया का। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, समीकरण क्या होते हैं, कैसे उन्हें संतुलित किया जाता है, ये कक्षा 10 का जो अध्याय 1 रहने वाला है उसमें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब तना जान लिया, पत्ती जान ली, दोनों के कार्य भी देख लिए, पौधों के प्रकार देख लिए। अब बात करते हैं जड़ की, है ना। जड़ जो है ना वो पौधे का कौन सा भाग होता है? भूमिगत भाग होता है, यानी भूमि के अंदर का भाग होता है। पौधे का वह भाग जो ज़मीन के अंदर मूल अंकुर मतलब मूल अंकुर, इससे विकसित होकर प्रवेश करता है और प्रकाश के विपरीत जाता है, जड़ या मूल कहलाता है। ठीक है, जानकारी समझ में आई ना? ठीक है। जड़ जो होता है ना दोस्तों, वो किसी भी पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। क्यों होता है सबसे महत्वपूर्ण? क्योंकि ये पौधे को आधार प्रदान करने के साथ जल और खनिज लवण भी प्रदान करता है। अगर जड़ नहीं रहेगी तो वृक्ष जिंदा ही नहीं रहेगा। जड़ों का निर्माण पौधे के मूलांकुर भाग से होता है, जो हमेशा भूमि की ओर वृद्धि करती है। किसकी ओर? भूमि की ओर। और जो प्रकाश की ओर वृद्धि करे वो तना होता है। ठीक है, अब समझिए मूसला जड़ कौन सी जड़ होती है? जो एक मुख्य जड़ के रूप में बीजों के मूल अंकुर भाग से विकसित होती है, और छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। आप समझ गए मूसला जड़ क्या होती है? वह जड़ जो मुख्य जड़ के रूप में बीजों के मूल अंकुरित भाग से विकसित होती है, और छोटी जड़ों को क्या कहते हैं? पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है उन्हें झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। देखो, रेशेदार जड़ और मूसला जड़ दोनों में क्या फ़र्क है, समझ गए ना? ठीक है, अब जड़ को समझ गए हैं तो जड़ के कार्य भी समझ लेते हैं, है ना भाई। एक कार्य तो मैंने अभी आपको बताया था, कौन सा वाला? कि वो खनिज प्रदान करती है, लवण, है ना, जो महत्वपूर्ण मिट्टी के पोषक तत्व हैं पौधों तक पहुंचाती है। जड़ें मिट्टी के कणों को परस्पर बांधे भी रखती हैं, पौधे को भूमि पर स्थिर रखती हैं। मिट्टी के कटाव को रोकने में सबसे बड़ा हाथ तो इन्हीं जड़ों का होता है। ये पौधे के पोषण के लिए आवश्यक खनिज लवणों को भूमि से अवशोषित करके तनों के माध्यम से पहुंचाती है ना। और कई जड़ें पौधों के लिए भोजन एकत्रित करती हैं। जड़ आसपास की मिट्टी को जकड़े हुए रहती है, जिससे मिट्टी का कटाव यानी मृदा अपरदन की समस्या कम होती है। पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? बारिश होगी और मिट्टी बह जाएगी। कुछ पौधों में जड़ें प्रजनन का साधन भी होती है। अब बात करते हैं पुष्प की, यानी फूल की। तो समझिएगा, पुष्प या फूल जनन संरचना है जो पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, आप इसे फूल मत पढ़िएगा, इसे फूल पढ़िएगा। जब फ अक्षर जो होता है ना, फ मैं लिख के दिखाता हूँ,
फ। इसमें मैंने अगर ऊपर नीचे कोई बिंदी नहीं लगाई ना तो आप इसे फ पढ़िएगा, PH। जब इसमें मैंने बिंदी लगा दी तो अब ये हो गया फ। ठीक है, याद रखिएगा ये छोटी सी जानकारी। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है, वर्तिकाग्र, परागकोश, पतंतु, है ना, 1 मिनट, पुतंतु, दल, पुंकेसर, अंडाशय और वर्तिका। चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुष्पासन की। मैं हाईलाइट वाला 1 मिनट ऑन कर लेता हूँ। ये पुष्पासन, पुष्प के डंठल के जिस सिरे पर पुष्प के सभी अंग जुड़े रहते हैं उसे कहते हैं पुष्पासन। यानी डंठल से जो पुष्प जुड़ता है ना, वो वाला हिस्सा। पंखुड़ियाँ क्या होती हैं आप जानते हैं ना, पंखुड़ियाँ पुष्पों की रंगीन पत्तियाँ होती हैं। एक पुष्प की सभी पंखुड़ियों को क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। फिर पुष्पवृंत क्या होता है, पुष्प की दंडिका जो होती है, जो डंडी होती है, उसको पुष्पवृंत कहते हैं। जैसे कमल के फूल की होती है एकदम लंबी वाली, है ना। पुमंग क्या होता है, यह पुष्प का तीसरा चक्र यानी नर भाग होता है। इसमें कई लंबी लंबी रचनाएं होती हैं जिन्हें पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर पुष्प का वास्तविक प्रजनन भाग है। देखिए यहाँ पे पुंकेसर क्या है, समझ गए ना आप, ठीक है। फिर है जायांग, पौधे के मादा अंश को जायांग कहते हैं। जायांग मुख्य 3 भागों का बना होता है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। देखिए तो अंडाशय कहाँ है, ये वाला हिस्सा। वर्तिका कहाँ है, ये वाला हिस्सा। वर्तिकाग्र कहाँ है, ये वाला हिस्सा। समझ गए आप, ठीक है। दल, कोरोला, यह पुष्प का दूसरा चक्र है। इस चक्र की हर इकाई दल कहलाती है। ये कीटों को आकर्षित करके परागण में सहायता करते हैं। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाह्य दल, ये हरे पत्ते जैसे भाग होते हैं जो पुष्प के सबसे बाहरी हिस्से में होते हैं। गुलाब के फूल में आपने देखे होंगे, उपस्थित रहते हैं। पुष्प जब कली के रूप में होता है तब ये बाह्य दल उसकी रक्षा करते हैं। अब बात करते हैं पुष्प के भाग। जो देखिए अभी बाह्य दल, दल, पुंकेसर पुष्प का नर अंग है, इसे कहा जाता है पुंकेसर। यह पौधे के नर युग्मकों के बनने में मदद करता है और पराग कणों में पाया जाता है। स्त्री केसर, यह स्त्री केसर जो है पुष्प का मादा भाग होता है जो बीजांड पैदा करता है। बीजांड से बीज बनता है और स्त्री केसर फल बनता है। आप देख पा रहे हैं इस चित्र में, है ना। 1 मिनट। नर जननांग और मादा जननांग, जायांग और पुमंग को देखिए। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय स्त्री केसर कहलाते हैं। परागकोश, पुतंतु और दल ये पुंकेसर कहलाते हैं। और ये बाह्य दल को आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंड कोशिका को भी देख सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सारी चीज़ें भी आप समझ गए होंगे, है ना। तो अब देर मत कीजिए, वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए। और मैं बार बार कहता हूँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये आपके कमेंट हैं, आपकी प्रतिक्रियाएँ हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं जल्द से जल्द चैनल पर वीडियो लाने के लिए, है ना। और हमारे तो यही लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, है ना। ठीक है, चलिए जल्दी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।